आज हम पढ़ने वाले हैं कॉस्टिंग चैप्टर का कॉस्ट शीट पार्ट। कॉस्ट शीट का बेसिक कंसेप्ट कहां पर आता है? जैसे अकाउंटेंसी में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि बैलेंस शीट पीएल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पीएल जहां से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वैसे ही फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट को किस दाम में बेचें, इसके लिए उसका टोटल कॉस्ट जानना बहुत जरूरी है। हर एंगल से फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा, डायरेक्ट खर्चा, इनडायरेक्ट खर्चा, फैक्ट्री के बाहर का खर्चा यानी ऑफिस का खर्चा, सेल्स डिपार्टमेंट का खर्चा, ये सारे खर्चों को जोड़े तो टोटल कॉस्ट आता है। उसके बाद हम अपना प्रॉफिट पार्ट जोड़े तो टोटल सेल का एक वैल्यू निकल कर आता है। इस दाम में अगर हम माल बेचें तो हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। तब हम डिवाइडेड बाय अगर हम टोटल यूनिट करें तो एक पीस का हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आ सकता है। उसी कंसेप्ट पे ये चैप्टर है। कॉस्टिंग का पहला पार्ट, जैसे बैलेंस शीट जितना इंपॉर्टेंट अकाउंटेंसी में रखता है उतना ही इंपॉर्टेंस कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट रखता है। इसका पहले फॉर्मेट पे डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। फॉर्मेट का ब्रेकअप मैंने नोट्स में एकदम डिटेल में दिया है, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। यहां पर हम उसका एक बेसिक डिस्कशन करेंगे और जो जो बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उन पे बात करेंगे। तो जब कॉस्ट शीट चालू होता है, सबसे पहला आइटम है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मतलब कितना रॉ मटेरियल हमने इस साल यूज किया है। कंज्यूम किया मतलब यूज किया है। फिर आएगा डायरेक्ट वेजेस या लेबर, जो भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर बोल सकते हैं या डायरेक्ट वेजेस बोल सकते हैं। फिर आएगा डायरेक्ट चार्ज या डायरेक्ट ओवरहेड। जिन लोगों ने कॉस्टिंग की क्लास पहले मेरे साथ की है उन्हें ये ओवरहेड वर्ड का मतलब पता है। मैं एक बार से रिपीट कर रहा हूं। कोई भी तरीके से कॉस्टिंग में कॉस्ट को 3 कैटेगरी में बांटा गया। मेन हेड्स 3 है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब ये हो गया अदर सारे एक्सपेंसेस। तो यहां पर है डायरेक्ट चार्ज या डायरेक्ट ओवरहेड, मतलब जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अदर खर्चे मटेरियल और लेबर के अलावा। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड जो अपने प्रोडक्शन बनाने में लगा। अगर मैं शर्ट बनाने का बिजनेस करता हूं तो कपड़ा डायरेक्ट मटेरियल होगा, बाकी बटन, धागा, ये सब अदर इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा। डायरेक्ट वेजेस यानी वो लेबर को पेमेंट जो कपड़ा बनाने में काम कर रहा है। और डायरेक्ट ओवरहेड्स यानी जो अदर चीजें प्रोडक्शन करने में काम आ रही है, जैसे मशीन का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, मशीन का ऑयलिंग एंड पावर एंड फ्यूल, वो सब चीजें आ जाती है डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट चार्जेस में। जब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आ जाता है प्राइम कॉस्ट यानी मेन खर्चा, प्राइमरी कॉस्ट यानी पहला खर्चा। प्राइमरी मतलब बिगिनिंग या प्राइम यानी इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। तो 3 मेन कॉस्ट जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब वो ना हो तो प्रोडक्शन ही ना हो। अब बाकी सब इनडायरेक्ट हो जाएंगे। तो इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड यानी डायरेक्ट ओवरहेड्स के अलावा भी फैक्ट्री के अंदर जो लग रहा है वो हो गए सारे इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड। मैंने पीडीएफ में लिस्ट दी है, मैं उस लिस्ट को एक बार रीड आउट कर रहा हूं, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड में देखिए, इनडायरेक्ट मटेरियल कुछ लग रहा है, जैसे मैंने कहा शर्ट का धागा, बटन्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट वेजेस, अगर मैं एक सुपरवाइजर रख रहा हूं जो लेबर लोग पे घूम घूम के नजर रखेगा, वो प्रोडक्शन से डायरेक्ट कनेक्टेड लेबर नहीं है बट इनडायरेक्ट लेबर है। एक ऐसा हेल्पर रखा है जो मेन लेबर को मदद करेगा, तो वो हेल्पर को जो वेजेस दे रहा हूं वो इनडायरेक्ट ओवरहेड है। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिएगा। मैंने इस पूरे कॉस्ट शीट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, फैक्ट्री, ऑफिस, सेल्स डिपार्टमेंट। फैक्ट्री, ऑफिस, सेल्स डिपार्टमेंट। जब मैं बात कर रहा हूं फैक्ट्री रिलेटेड मशीन्स की तो वो आ गया इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड का डेप्रिसिएशन। जब मैं बात करूंगा ऑफिस रिलेटेड मशीनरी या एसेट्स की, उनका डेप्रिसिएशन आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस ओवरहेड में। और जब मैं बात करूंगा सेल्स डिपार्टमेंट की किसी एसेट की डेप्रिसिएशन की, मतलब उसकी डिलीवरी वैन, शोरूम का डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें आ जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में। तो 3 कैटेगरी में खर्चों को बांटा हुआ है, उन्हीं 3 कैटेगरी के खर्चों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो मैं एक बार इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड की लिस्ट को रीड आउट कर रहा हूं फटाफट। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस इन फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड इन फैक्ट्री, यूज ऑफ स्पेयर पार्ट्स, रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग या फैक्ट्री मशीनरी,
इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ फैक्ट्री एंड बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री, सर्विस कॉस्ट इन फैक्ट्री सच एज इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या पोल्यूशन कंट्रोल। तो ये सारे के सारे इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड हो गए। अब जब मैं इसमें ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ऐड करूं और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करूं तो आएगा मेरा वर्क कॉस्ट। यानी पहले 3 खर्चों को ऐड किया था प्राइम कॉस्ट, उस प्राइम कॉस्ट में इनडायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस को ऐड किया और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस किया तो आया मेरा वर्क कॉस्ट। अब उस वर्क कॉस्ट में जब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करूं, मतलब ऑफिस के स्टाफ की सैलरी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का एसेट्स का डिप्रिसिएशन, ये सारे ऑफिस की रिपेयरिंग, ये सारे जब ऐड करूं जिसको बोला जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन करने का इतना कॉस्ट है। अब उसमें जब ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड कर लूं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को माइनस कर दूं तो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वो गुड्स जो इस बार बिका उसका कॉस्ट कितना। अब उसमें जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करूं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या क्या आ सकता है, सेल्समैन का सैलरी, सेल्स डिपार्टमेंट का रिपेयरिंग, सेल्स डिपार्टमेंट के एसेट का डिप्रिसिएशन और एडवर्टीजमेंट, पैकिंग चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज, कस्टमर तक माल पहुंचाने का यानी कैरेज आउटवर्ड, ये सब चीजें जब ऐड करूं तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड किया जाएगा तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी सेल करने का खर्चा। अब जब उसमें प्रॉफिट ऐड करें तो आ जाएगा सेल्स, कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड करें तो आ जाएगा सेल्स, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइप प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर होगा। सेल्स आपको गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको गिवन होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको गिवन होगा, तो प्रॉफिट आपका निकल जाएगा। कभी कभी कुछ ट्विस्ट देंगे, वो हम बात कर रहे हैं अभी। अब इस पूरे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में 3 चीजें ऐसी है जिन पे हमें बहुत फोकसफुली गौर करना होगा, यानी जहां पे हमको ट्रिक्स दिया जाएगा। एक, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में ट्रिक होगा, 2, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने में ट्रिक होगा जिसका हम अगले स्लाइड में बात करने वाले हैं, और 3, ये प्रॉफिट निकालने में आपको ट्रिक्स देगा। मतलब 3 जगह आपको सब में ट्रिक देगा, बाकी सारा डेटा आपको एकदम प्लेट में सजा कर देगा। 3 जगह कहां कहां ट्रिक्स देगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड प्रॉफिट फिगर निकालने में। तो पहले हम बात कर रहे हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उस परचेजेस को घर लाने का खर्चा या फैक्ट्री में लाने का खर्चा, मतलब कैरी इनवर्ड प्लस एक्सपेंस टू ब्रिंग रॉ मटेरियल। अगर और भी कोई खर्चा किया हमने रॉ मटेरियल को अपने गोडाउन तक लाने के लिए तो वो भी जनरली आप ट्रिनिटी समझिए। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरी इनवर्ड प्लस एक्सपेंसेस टू ब्रिंग रॉ मटेरियल, इसका मैंने ब्रेकअप पूरा नोट्स में दिया है। दूसरा ट्रिक जो हमें देगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने में, वही लिफो, फिफो, एवरेज, वेटेड एवरेज जो हम अगले स्लाइड में डिटेल में बात करने वाले हैं। और तीसरा आपको यह मिला देगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट में। देखिए कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट का बड़ा सीधा लॉजिक है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स पता रहे और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी ऑन कॉस्ट हो, आई रिपीट माई लाइन, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता रहे और अमाउंट भी कॉस्ट ऑफ सेल्स का ही पता हो, मतलब परसेंटेज भी ऑन कॉस्ट है और अमाउंट भी ऑन कॉस्ट है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। से फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ सेल्स आपका 5 लाख है और 20% आपका प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो 5 लाख इंटू 20% 1 लाख आपका प्रॉफिट हो गया, तो 5 लाख प्लस 1 लाख आ गया सेल्स 6 लाख। अगर आपको सेल का फिगर पता है, क्वेश्चन बता रहा है कि टोटल सेल कितनी है और आपको साथ ही साथ परसेंटेज ऑन सेल भी पता है, तब भी वही सिस्टम फॉलो कीजिए। मान लीजिए सेल आपको पता है 10 लाख और प्रॉफिट परसेंटेज है 10%, तो 10 लाख का 10% 1 लाख निकाल के लिख दीजिए प्रॉफिट में, इन दोनों को ऐड करके सेल्स आ जाएगी आपकी। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब आपको परसेंटेज
ऑन कॉस्ट पता है और फिगर सेल का दिया है, या फिर परसेंटेज ऑन सेल पता है और फिगर कॉस्ट का दिया है। इसकी बात हम अगले स्लाइड में करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हमारे अगले स्लाइड पे होंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब बात करते हैं पहले वही, अगर प्रॉफिट परसेंटेज किसी और बेसिस पे दिया है और फिगर किसी और बेसिस का अवेलेबल है। हमने नॉर्मल बात कर ली थी कि अगर मुझे परसेंटेज भी सेल का पता है, फिगर भी सेल का पता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, अगर मुझे परसेंटेज भी कॉस्ट का पता है, फिगर भी कॉस्ट का पता है तो भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई। बट अगर मुझे परसेंटेज ऑन कॉस्ट गिवन है और अमाउंट दिया हुआ है सेल का, मतलब क्वेश्चन बोल रहा है प्रॉफिट विल बी 20% ऑन कॉस्ट, और सम बता रहे सेल का फिगर 5 लाख है और कॉस्ट का फिगर निकल नहीं पा रहा है, तब फिर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मुझे परसेंटेज दिया है 20% ऑन कॉस्ट, 20% मतलब 1/5, 20/100 कीजिएगा तो आ जाएगा 1/5, यानी मुझे कॉस्ट पे 1/5 परसेंटेज पता है, लेकिन मुझे परसेंटेज चाहिए सेल की, क्योंकि फिगर मुझे सेल का पता है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम बेस पे हो। हम 5 केजी एप्पल और 4 पैकेट बिस्किट को ऐड करके 9 नहीं बोल सकते। 5 केजी एप्पल और 4 पैकेट बिस्किट को ऐड करके 9 नहीं बोल सकते। या तो हमें बिस्किट भी ग्राम या केजी में चाहिए या फिर एप्पल भी पीसेज में, तब हम ऐड कर सकते हैं। वही काम यहाँ पर है, मुझे परसेंटेज किसी और बेस पे है, कॉस्ट पे, और सेल का फिगर दिया हुआ है यानी अमाउंट किसी और बेस का, तब क्या किया जा सकता है, वही 20% ऑन कॉस्ट मतलब सीपी पे 1/5, मुझे जाना है एसपी में मतलब 1 आगे, तो डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दीजिए, मतलब 1 को 5 में ऐड कीजिए, आगे आ जाइए 1/6। अब मुझे प्रॉफिट भी पता है एसपी पे 1/6 है, तो बस फिगर भी एसपी का, प्रॉफिट भी एसपी का, तो 5 लाख इंटू 1/6 करके प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट आ गया तब कॉस्ट में ऐड करके सेल से माइनस करके आप कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर मुझे परसेंटेज ऑन सेल दिया है और अमाउंट ऑन कॉस्ट, जैसे यही 20% ऑन सेल्स और फिगर दिया है कॉस्ट ऑन सेल्स 5 लाख, मुझे दिया है कॉस्ट ऑन सेल्स 5 लाख, मैं क्या करूं, मुझे सेलिंग प्राइस पता है 20% ऑन सेल्स है, मतलब एसपी 1/5 है, वही 20/100 1/5, मैं उसे सीपी बना लूंगा। बैक जाना है तो -1 माइनस न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को माइनस कर दीजिए, तो 1/5 को बैक ले गया, 1/4 हो गया। अब मुझे फिगर परसेंटेज भी सीपी पे पता है, फिगर भी कॉस्ट का ही है, तो 5 लाख इंटू 1/4 करके मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूं और उसी को कॉस्ट में ऐड करूंगा तो मेरी सेल्स भी आ जाएगी। तो ये लॉजिक है अगर मुझे प्रॉफिट पे गेन दे। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जहां मुझे फिनिश गुड्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स निकालने में अगर ट्रिक दे तो। अब हम आते हैं इसके लास्ट पार्ट पे। हमें मेरा लास्ट पार्ट बता रहे हैं कि फिनिश गुड्स का वैल्यू कैसे निकले क्लोजिंग स्टॉक का, अगर अलग अलग केस दिया हो। मुझे एग्जाम में अगर बोले फीफो मेथड पे निकालो, अगर एग्जाम में मुझे बोले लिफो मेथड पे निकालो, या एग्जाम में मुझे बोले एवरेज या वेटेड एवरेज मेथड पे निकालो, हम एक एग्जाम्पल पिकअप कर रहे हैं और उसी के ऊपर चारों को सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल ये है, सपोज मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्राइम कॉस्ट में जो वर्क कॉस्ट ऐड करें प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जब ऐड करें तो आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो आया 5 लाख, और मुझे क्वेश्चन बता रहा है कि मेरा यूनिट प्रोड्यूस्ड है 20,000। इस साल 5 लाख का खर्चा हुआ है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और 20,000 यूनिट मेरा प्रोडक्शन हुआ है। मुझे सब ये भी बता रहे हैं कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 1 लाख रुपया का और उसका यूनिट है 2,000 यूनिट, यानी मेरे पास 2,000 यूनिट है जिसका कॉस्टिंग है 1 लाख रुपया, और मेरे पास इस बार फिनिश गुड्स का यूनिट बच रहा है 3,000, उसका वैल्यू नहीं दिया, वही तो निकालना है। मुझे सबसे पहले ये सॉल्व कर लेना पड़ेगा कि मेरे पास यूनिट कितना बिका। ये वाला जो फॉर्मूला है गाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर में, बहुत कुछ कैलकुलेट करने में मदद कर सकता है। ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस फिनिश गुड्स,
इक्वल टू सेल्स ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस फिनिश गुड्स इक्वल्स टू सेल। तो जब मैंने ओपनिंग स्टॉक मेरा बोल रहा है 2000 यूनिट है, प्रोडक्शन हुआ है इस बार 20,000 यूनिट का और क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है 3,000, तो 2000 पहले से 20,000 प्रोडक्शन किया है तो 22,000 यूनिट होने चाहिए। 3,000 अभी भी गोडाउन में पड़ा है, मतलब 19,000 बिक गया। अब मैं पहला मेथड फॉलो कर रहा हूं इस एग्जांपल में, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया वो पहले बिका। मेरे पास पहले कौन सा माल आया, एकदम ओपनिंग वाला, मतलब 2000 यूनिट, तो 19,000 यूनिट बिके, उसमें से ये 2000 तो बिक गया पूरा का पूरा, बाकी 17,000 इस साल के प्रोडक्शन से बिका है, मतलब 20,000 से बिका है। मतलब मेरे पास जो 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो इस साल के प्रोडक्शन से बच रहा है। आई रिपीट, मैंने 19,000 यूनिट बेचे हैं और मेरा मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया वो पहले बिका, तो ओपनिंग स्टॉक पहले से आया हुआ है तो पहले ओपनिंग स्टॉक बिक गया, तो 19,000 में से 2,000 वो बिक गया, तो बाकी 17,000 कहां से बिका, इस साल के प्रोडक्शन से 20,000 से, तो बचा कितना 3,000, कहां से बिका 20 में से भी बचा, तो वैल्यू कैसे निकलेगी, 5 लाख रुपया दाम है 20,000 यूनिट का, तो 3,000 का कितना 5 लाख बाई 20,000 इंटू 3,000, 75,000 मेरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ गई, अगर मेरी कंपनी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉलो करती है। सेकंड मेथड पे आते हैं, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल बाद में आया वो पहले बिका, जो माल बाद में आया लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो माल लास्ट आया वो पहले आउट हुआ। मेरे पास भाई मेरा सोल्ड हुआ है 19,000 यूनिट, पूरा का पूरा कहां से बिका होगा, करेंट ईयर की प्रोडक्शन से, क्योंकि 20,000 यूनिट बनाया था और सेल केवल 19,000 हुआ है। जो माल बाद में आता है वो पहले बिकता है, मतलब पहले इस 20,000 में से बिकेगा, पहले इस 20,000 में से बिकेगा, तो 19,000 20,000 में से बिक गया, तो इस 20,000 में से अभी मेरे पास 1,000 यूनिट पड़ा है और ओपनिंग का 2,000 यूनिट पड़ा है। देख लीजिए मेरा क्लोजिंग स्टॉक 3,000 ही है, 1,000 इस करेंट ईयर के प्रोडक्शन से पड़ा है और 20,000 2,000 पूरे ओपनिंग में से पड़ा है। तो अब मेरे पास जो वैल्यू निकालनी है, ओपनिंग की वैल्यू प्लस इस 1000 यूनिट की वैल्यू, पूरी वैल्यू ऐड कर दूं, मेरी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाएगी। ओपनिंग का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 2,000 यूनिट का 1 लाख रुपया, क्लोजिंग का वैल्यू वही 5 लाख मेरा कॉस्ट है 20,000 यूनिट के लिए, तो 1,000 का कितना, क्योंकि ये 1,000 वहीं से बचा हुआ है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 1,000, मेरा 25,000 आ गया लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से इसका वैल्यू। तो 1 लाख ये बचा हुआ है, 25,000 ये बचा हुआ है, यानी टोटल 1,25,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। अब आते हैं थर्ड मेथड पे, एवरेज मेथड। मैंने फॉर्मूला में लिखवाया है ओपनिंग की रेट, माइंड माय लैंग्वेज, ओपनिंग की रेट प्लस क्लोजिंग की रेट डिवाइडेड बाय 2, ओपनिंग की रेट प्लस प्रोडक्शन की रेट डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ओपनिंग की रेट कितनी है, 1 लाख बाई 2,000 आएगी 50, प्रोडक्शन की रेट कितनी है 5 लाख बाई 20,000 आएगा 25, दोनों रेट को ऐड कीजिए, डिवाइड बाय 2 कीजिए इनटू क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आ गई 3,000, तो 1,12,500 मेरा एवरेज के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। और आखिरी मेथड पे आते हैं वेटेड एवरेज। 5 लाख मेरी ओपनिंग है, वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या है, दोनों की वैल्यू एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। आई रिपीट माय लैंग्वेज, दोनों की वैल्यू एडिशन डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट, मतलब टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। टोटल अमाउंट कितनी है 5 लाख इस साल के प्रोडक्शन की, 1 लाख ओपनिंग की, तो 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 प्रोडक्शन का यूनिट, 2,000 ओपनिंग का यूनिट, तो 20,000 प्लस 2,000 22,000, 6 लाख डिवाइडेड बाय 22,000 इंटू 3,000, मेरी वैल्यू आ गई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये मैं लिख दूंगा ले जाकर कॉस्ट शीट में। तो ये 4 मेथड से 4 अलग वैल्यू आ रही है, आपको एग्जाम में जो मेथड फॉलो करने बोला जाएगा आप उसी की वैल्यू लेंगे। थैंक यू।